दुबई के क्राउन प्रिंस है, ठीक है ना, शेख हमदान, वो एक इंडिया में गए, उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। उसके अलावा भी इंडिया के बड़े मिनिस्टर से मुलाकात की और उनके प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो शेख हमदान के उनको कहा कि जी दुबई ने हमारी जो तजारत बढ़ी है, ठीक है, उसमें दुबई का बड़ा अहम किरदार है। इंडिया इस वक्त दुनिया में थर्ड ग्रोइंग इकॉनमी है इस वक्त। अच्छा। ठीक है, दुनिया में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी है, चाइना, अमेरिका और उसके बाद इंडिया, जो सबसे इकॉनमी ग्रो कर रहे हैं। अब ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, जितने भी, इनका सिर्फ वाहिद इंटरेस्ट है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट लेके आना अपने मुल्क में, अपने मुल्क की इकॉनमी को ऊपर लेके जाना। अच्छा। इन्होंने बाकी हर इंटरेस्ट, आले सऊद ने हर इंटरेस्ट छोड़ दिया है। इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे भाई मर रहे हैं, उस जो फ़लस्तीन के अंदर हमारे भाई मर रहे हैं, कश्मीर के अंदर उन पर आए रोज़ कैसे कैसे हमले हो रहे हैं। पूरे गज़ा को तो उन्होंने वैसे ही जो है ना मिलिया मेट कर दिया है। ये वहाँ अपने बच्चों की, भाइयों की चीखें नहीं सुन रहे। इनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि अमेरिका से हमें कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडिया से हमें कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी। कि इंडिया के कहने पे ही पाकिस्तानी को दोबारा वीज़ा दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह मैच होता है ना इंडिया और पाकिस्तान का, तो पूरी दुनिया देखती है और इसी तरह हम आवाम भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा। अब देखें ना, जब यहाँ से पाकिस्तानी कोई जाता है तो सबसे पहले हिंदू को दोस्त बनाता है, सिख को दोस्त बनाता है। वहाँ से भी कोई अगर आता है, हिंदुस्तान से भी सिख या हिंदू, तो सबसे पहले पाकिस्तानी को दोस्त बनाता है। कि पाकिस्तान इस टाइम इतनी पावर में है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, कभी सऊदीया को मसला बनता है, मलेशिया को मिलता है, किसी भी 57 मुल्कों को मिलता है, वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वो पाकिस्तान से फोर्स मंगाते हैं। ठीक है, अभी कतर ने हमारी फोर्स मंगाई, या अभी भी हम उनको सऊदी अरब में भी हर सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान क्यों नहीं अपने आप को कैश करता, क्यों नहीं फिर बड़ा बनता? जब हम बड़े हैं, जब हमारे पास एटम बम है, टेक्नोलॉजी है, तो हम क्यों नहीं बड़े बनते? देखिए, भूखे नंगे के पास कोई भी नहीं जाता। पाकिस्तान अब सबको बुला रहा है, हमारे मुल्क में आ जाओ, इन्वेस्टमेंट कर लो। कोई भी नहीं आता, जो आते हैं और बस सैर करके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करता। इंडिया बड़ी एक मार्केट है, मंडी है, दुनिया को बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट कर रही है। तो वो किस लिए वो इंडिया से बिगाड़ेंगे? कभी पूरी दुनिया तो उनके साथ तजारत कर रही है, तो वो दुबई क्यों उनके साथ ख़त्म करेगा? वहाँ से वो रेल गुजार रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर, मतलब है कि दुबई और अब इंडिया का फासला कम हो जाएगा, आसानी से लोग आए जाएंगे। रहे होते हैं। हम कैसे बात कर सकते हैं? हम जितने भी 57 कंट्री हैं मुस्लिम, तमाम प्रोडक्ट्स इसराइल की इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी नहीं हम मतलब वो भी नहीं हम बैन कर सकते। खाली हम वो बैन ही करते हैं अपने मुल्क में, तो खैर मेरा ख्याल है इसराइल वैसे ही टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब है कि पूरी दुनिया के ऊपर इसराइल वाले छाए हुए हैं, बिजनेसमैन उनके हैं, पूरी दुनिया से वो पैसा कमा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक से भी कमा रहे हैं। हम तो बाइकाट भी नहीं कर सकते। आज समझा राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज हम दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक तो आपने देखा कि दुबई के जो क्राउन प्रिंस है शेख हमदान, वो भी इंडिया के अंदर गए और उन्होंने इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी जो है ना शख्सियत से मुलाकात की। उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर से उनसे मुलाकात की। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात की जाए तो दुबई ने पाकिस्तान के वीज़े भी ओपन कर दिए। तो इस हवाले से दोनों न्यूज़ पे पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होगा हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज हम दो टॉपिकों पे डिस्कस करेंगे जी। एक तो आपको पता है कि इंडिया जो दुबई के क्राउन प्रिंस है, ठीक है ना, शेख हमदान, वो एक इंडिया में गए, उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। उसके अलावा भी इंडिया के बड़े मिनिस्टर से मुलाकात की और उनके प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो शेख हमदान के उनको कहा कि जी दुबई ने हमारी जो तजारत बढ़ी है, ठीक है, उसमें दुबई का बड़ा अहम किरदार है। ठीक है, इस हवाले से एक तो हम बात करेंगे जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ के इंडिया के साथ ताल्लुकात है। सेकंड, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। एक टाइम तक हम सुनते रहे कि जी पाकिस्तानियों के वीज़े जो है ना वो बंद हो गए थे, ठीक है ना, दुबई के अंदर। अभी हमने एक न्यूज़ सुनी कि पाकिस्तान के वीज़े दोबारा ओपन कर दिए। तो इन दोनों टॉपिकों पे बात करेंगे। क्या हम उस चीज़ को, जैसे दुबई ने अब पहले तो बंद क्यों किए थे, ठीक है ना, क्या आप दोबारा हम उस गलती को करके दोबारा फिर वही अपने ऊपर सैंक्शन लगवा लेंगे, या हम इस दफ़ा सही तरह चलेंगे? पहले तो इंडिया से शुरुआत करते हैं जी। बताएं, इंडिया के जो गए हैं गल्फ़ के साथ अच्छे तल्लुकात हो रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं पाकिस्तानी? हम पाकिस्तानी यही सोचते हैं कि भाई चलो, हमारे तो तल्लुकात अब किसी मुल्क से भी सही नहीं रहे हैं। चलो कम अज़ कम हिंदुस्तान के तो तल्लुकात सबसे सही हैं और रहने भी चाहिए। शायद हमारी हिंदुस्तानी सिफारिश कर दे, ये भी पाकिस्तानियों को भी बीच में ले लें। मुझे तो लगता है कि शायद कि इंडिया के कहने पे ही पाकिस्तानी को दोबारा वीज़ा दिया जा रहा है, क्योंकि
जिस तरह मैच होता है ना इंडिया और पाकिस्तान का, तो पूरी दुनिया देखती है, और इसी तरह हम आवाम भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा। अब देखें ना, जब यहाँ से पाकिस्तानी कोई जाता है तो सबसे पहले हिंदू को दोस्त बनाता है, सिख को दोस्त बनाता है। वहां से भी कोई अगर आता है, हिंदुस्तान से भी सिख या हिंदू, तो सबसे पहले पाकिस्तानी को दोस्त बनाता है। ठीक है ना। बंगाली तो किसी अब खाते में नहीं है, वो तो किसी के बनते ही नहीं है। ठीक है। इस वजह से शायद किया। और दूसरा है कि दुबई हमें पाकिस्तान को कभी भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दुबई तो मतलब है कि फ्री पोर्ट है। अगर वो इसी तरह सेक्शन लगा के लोगों को निकालता रहा तो फिर कल और भी लोग निकल जाएंगे। सैंक्शन तो नहीं हम कह सकते, वीजा बंद कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी यहाँ पे आकर बहुत सी ऐसी चीजें इलीगल एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से हमें वीजे बैन करने पड़े। वही मांगने वाला ही काम है ना, कि पाकिस्तानी वहाँ मांगते थे, इस वजह से वो करते थे, और अब उन्होंने फिर वीजा खोल दिया है, तो लिहाजा पाकिस्तानी तो अब आदत पड़ी है, आदत से मजबूर है। शायद एक बात बोली, आपने कहा जी इसके पीछे इंडिया हो सकता है, उनके कहने पे वीजा ओपन किया, तो ये आप किस तरह बात कह सकते हैं? इस तरह कह सकता हूँ ना कि भाई क्या लॉजिक है, मतलब इसके लॉजिक ये है कि हम पाकिस्तान और इंडिया वाले जो है ना, आपस में तो वैसे तो मिल नहीं सकते ना। हमें वीजा मिलता है उधर का, ना उनको इधर का मिलता है। और देखें, पहले हजारों सालों से हम इकट्ठे रहे हैं, और एक दुबई तो मुल्क है जहाँ पे हम जाके इकट्ठे रहते हैं, मिलते भी हैं। मतलब है कि या सऊदी अरब में चले जाते हैं हज करने, उमरा करने जाते हैं, वहाँ मुलाकात। मगर दुबई तो फ्री इंसान होता है ना, वहाँ अगर सऊदीया में तो हज करना, उमरा कर रहा होता है, वहाँ पे वो बातें नहीं हो सकती। तो लिहाजा अगर किसी ने शादी भी करनी है इंडियन पाकिस्तान में, तो वो भी दुबई में जाकर रह रहे होते हैं। अगर किसी ने मुलाकात करनी है तो वो भी दुबई में मुलाकात। एक ले जितने फिल्म स्टार, जितने हमारे क्रिकेटर शादी करके, सानिया मिर्जा देख ले, शोएब मलिक, ये कहाँ रहे हैं? दुबई में रहे ना। जितने वसीम अकरम कहाँ रहा है? ठीक है ना। ज्यादातर लोग इंडियन और पाकिस्तानी मिलते ही दुबई में है, और वहां पे उनको मतलब फिर दुबई भी इस चीज का फायदा उठा रहा है कि जो है, अगर हम इनके वीजे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आकर जैसे मैच होते हैं, ठीक है ना, मैच का वीजा लेंगे, या उसके अलावा उनकी अपनी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। देखे ना, उनका मफाद था तो उन्होंने दोबारा वीजे दे रहे हैं ना। अगर उनका मफाद ना होता तो कभी भी वीजे ना देते। अगर फिर इंडिया वाले भी किसी और मुल्क में जाना पसंद करते, और पाकिस्तान भी किसी और मुल्क में जाना पसंद करता, दुबई से शायद इंडिया भी निकल जाता। जब कंपटीशन ही नहीं होता किसी, देखें, तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब कंपटीशन हो। जब कंपटीशन सामने है नहीं है, फिर कैसे तरक्की होनी है? अच्छा अकबरी भाई, आज हम एक दो चीज़ों पे और भी डिस्कस करेंगे। एक तो हम पैलेस्टाइन पे भी जिक्र करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या समझते हैं, अभी हमने जो देखा दुबई के क्राउन प्रिंस जो गए हैं, ठीक है ना, इंडिया के हैं, तो आप ऐसा क्या समझते हैं उनके वहाँ पे जाने से एज आ इंडिया को या दुबई को क्या फ़ायदा हो सकता है? नो डाउट अगर वो वहाँ पे गए तो नो डाउट वहाँ पे वो दुबई के फायदे के लिए गए होंगे, क्योंकि जिस तरह इंडिया इकोनॉमी बढ़ती हुई इकोनॉमी नजर आ रही है, और इस तरह मतलब वो एक बड़ा मुल्क है, तो आप ऐसा क्या समझते हैं उनके जाने का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, भूखे नंगे के पास कोई भी नहीं जाता। पाकिस्तान अब सबको बुला रहा है, हमारे मुल्क में आ जाओ, इन्वेस्टमेंट कर लो। कोई भी नहीं आता, जो आते हैं और बस सैर करके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करता। इंडिया बड़ी एक मार्केट है, मंडी है, दुनिया को बहुत चीजें एक्सपोर्ट कर रही है, बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रही है। तो वो किस लिए वो इंडिया से बिगाड़ेंगे? कभी पूरी दुनिया तो उनके साथ तजारत कर रही है, तो वो दुबई क्यों उनके साथ खत्म करेगा? वहां से वो रेल गुजार रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर, मतलब है कि दुबई और अब इंडिया का फासला कम हो जाएगा, आसानी से लोग आ जाएंगे। अच्छा, हम थोड़ी सी फ़लस्तीन पे बात करते हैं। आप ऐसा क्या समझते हैं, हमेशा से चाहे OIC की बात की जाए या इस्लामी मुल्कों की बात की जाए, इसमें हम इंडिया की बात करें कि अक्सर लोग कह रहे थे जी इंडिया इजराइल की मतलब जो साथ दे रहा होता है, कि हमने अक्सर यहाँ पे ये सुना। नो डाउट इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो भी हमदर्दी रखते हैं फ़लस्तीन के साथ, लेकिन क्योंकि इंडिया एक मुस्लिम कंट्री नहीं था, इस्लामिक कंट्री नहीं है, ठीक है ना, इस्लामिक कंट्रीज की बात करते हैं, उस तरह हम खुल के क्यों हमारे इस्लामिक कंट्री जो है ना वो फ़लस्तीन के हक में क्यों नहीं है? अगर पाकिस्तान की बात की जाए या उधर अरबों की बात की जाए, बाकी जगहों की बात की जाए, हमने हमेशा नारे लगाए, लेकिन उस तरह उनकी हमायत में नहीं है जिस तरह अटैक हो रहे हैं या चीज़ें हो रही है। क्या समझते हैं? देखिए, जो कंडक्ट करना चाहिए, जिस जगह पे भी इंसानियत पे जुल्म होता है ना, वहाँ पे कंडक्ट करना चाहिए, और वो तो मुसलमानों पे जिस तरह हो रहा है वो तो हमें सब चीज़ एज ए मुस्लिम मैं बात नहीं करता, मैं ऐसे इंसान बात करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूँ और फलस्तीन की हिमायत करूँ, नहीं। देखिए, जब फलस्तीनी हमास वाले जो इसराइल पे हमला करते हैं, तो तब क्या होता है? तब तो कोई भी नहीं बोलता।
लेकिन आप देखें, आपने ये बात की कि जी हमास वाले फ़लस्तीन पे हमला करते तब कोई नहीं बोलता, लेकिन स्टार्ट तो फ़लस्तीन व इजराइल ने ही किया था स्टार्ट करना ये सारी स्टार्ट देखे जहां से ये कहानी है ना, जब देखें अच्छा। आप किसी भी गैर मुस्लिम को अपने शहर में बैठाएंगे, अपने घर में बैठाएंगे, तो आपके साथ तो वो यही कुछ करेगा ना। अच्छा। आपने क्यों अपनी जगह दी, आपने क्यों उनको आपने पास बुलाया, यहूदियों को क्यों अपने साथ बैठाया? तब तक तो आप उनसे बिजनेस भी कर रहे थे, उनसे पैसे भी कमा रहे थे। जिस तरह हमारे पास फरंगी आया 300 साल यहाँ, बड़ी मुश्किल से हमने निकाला, ठीक है ना। चले हम ये बात कर लेते जी, हम इस चीज़ की बात कर रहे थे, आपने कहा कि जी मतलब इजराइल आया या अब इस बात का अभी तो ये मामला चल रहा है जंग की, हम कहते थे जी उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है या बाकी ठीक है ना मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं अमेरिका, हम OIC के जो 57 मुल्क है या उसके अलावा हम मुसलमान इतने ही मतलब उस तरह की टेक्नोलॉजी है वो नहीं तैयार कर पा रहे कि जिसकी वजह से हम भी उनका साथ दे सकें? हम तो चुप करके सिर्फ नारे लगा रहे होते हैं। हम कैसे बात कर सकते हैं? हम जितने भी 57 कंट्री हैं मुस्लिम, तमाम प्रोडक्ट से इसराइल की इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी नहीं हम मतलब वो भी नहीं हम बैन कर सकते। खाली हम वो बैन ही कर दें अपने मुल्क में, तो मेरा ख्याल है इसराइल वैसे ही टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब है कि पूरी दुनिया के ऊपर इसराइल वाले छाए हुए हैं, बिजनेसमैन उनके हैं, पूरी दुनिया से वो पैसा कमा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक से भी कमा रहे हैं। हम तो बाइकाट भी नहीं कर सकते। सिर्फ पाकिस्तान में, मैं कराची गया हूँ, वहाँ पे कोक और नहीं थी, स्प्राइट नहीं थी, और पूरे पाकिस्तान में कोक बिक रही है। तो लिहाजा हम मुसलमान जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते, और हम तो बस दुआ कर सकते हैं या अल्लाह उनके मसले को हल करे। मगर जो UNO है उनको चाहिए कि ये बैठ के मतलब इसका मसला हल करें। लेकिन आप क्या समझते हैं अकबरी भाई, हम UN की तो बात करते हैं, सबसे पहले हमारी जो OIC बनी हुई है ठीक है ना, इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम बैठ के नहीं फैसला कर पा रहे, तो UNO क्या अगर उसमें हम स्टांस ले, जब आपको पता है 57 मुल्क इकट्ठे होंगे ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपना स्टांस रखेंगे तो अमल होगा, हम तो खुद इकट्ठे नहीं अभी हो देखिए पा रहे। इस्लामी मुल्क 57 है ना, 57 की अपनी बात है, 57 की अपनी बात है, दो एक पे कोई भी नहीं है। हाँ, तो हमारे साथ मलेशिया कभी नहीं खड़ा होता, हमारे साथ कभी तुर्की नहीं खड़ा होता, ठीक है, हमारे साथ कभी बांग्लादेश नहीं खड़ा होता, कभी अफगानिस्तान नहीं खड़ा होता, कभी पाकिस्तान नहीं खड़ा होता, यानी कि हम इस्लामी मुल्कों की आपस में नहीं बन पा हम रहे। आपस हमारे कभी सऊदीया नहीं खड़ा होता, कभी ईरान नहीं खड़ा होता। जब तक हम मुसलमान एक ही नहीं होंगे तो कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। ये फलस्तीन क्या, ये शाम क्या, ये कश्मीर क्या, ये सारे मसले होते रहेंगे जब तक हम एक नहीं होंगे। अगर ये सारे मसले हल करने हैं तो सब एक हो जाओ, इस्लामी सब मुसलमानों को चाहिए एक हो जाए, एक हो के फिर ये मसला 2 मिनट में हल हो जाएगा। जिस दिन हम एक हो गए ना, खाली एक हो के एक इजलास करके सही नीयत से शामिल हो गए, तो यकीन करें उसी दिन मसला हल हो जाएगा। अब इसी चीज़ पे बात करें, जैसे आपने कहा कि जी एक हो जाए तो हम मसला हल हो गया, इसमें हम देखें हम किसी मुल्क की तारीफ नहीं करते, हमें मुझे तो अपने मुल्क से और आपको तो अपने मुल्क से या पाकिस्तानी को अपने मुल्क से बहुत प्यार है। आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और दिल से यकीन करें मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे। अगर हमारा मुल्क जाएगा तो हमें खुशी है, अगर हमारे मुल्क की GDP बेहतर होगी, अगर हमारा मुल्क इकोनॉमिकल तौर पर दुनिया का तीसरा चौथा पांचवा मुल्क आएगा तो हमें खुशी होगी, अगर हम टेक्नोलॉजी पे काम करते तो हमें खुशी होगी। लेकिन आप ऐसा क्या समझते हैं इसमें, हम 2-3 मुल्कों की आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं अमेरिका या उनकी बात हम नहीं करते क्योंकि वो बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, हम ऐसा इंडिया भी अब नो डाउट अब बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। आप क्या समझते हैं क्या ऐसी चीज़ें थी जो इंडिया ने अप्लाई कर ली? एक टाइम तक हमारे यहाँ पे कहते हैं जी चाइना जो था वो हमारे बाद आज़ाद हुआ, फिर चाइना ने कैसे तरक्की कर ली, हम आखिर क्यों पीछे रह गए? क्या ऐसी हमने गलतियाँ की जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क को ये हालात देखने पड़ रहे हैं? वो गलतियां बोलते बोलते तो 4 घंटे लग जाएंगी, गलतियां हमारी इतनी है। मैं शार्ट आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान इस टाइम इतनी पावर में है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, कभी सऊदीया को मसला बनता है, मलेशिया को मिलता है, किसी भी 57 मुल्कों को मिलता है, वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वो पाकिस्तान से फोर्स मंगाते हैं, ठीक है। अभी कतर ने हमारी फोर्स मंगाई, या अभी भी हम उनको सऊदी अरब में भी हर सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान क्यों नहीं अपने आप को कैश करता, क्यों नहीं फिर बड़ा बनता? जब हम बड़े हैं, जब हमारे पास एटम बम है, टेक्नोलॉजी है, तो हम क्यों नहीं बड़े बनते? ये फिर फलस्तीन के कश्मीर के मसले तो कोई मसला ही नहीं है। और आप बड़े तो बनो ना, फिर तो हो ना भाई, इकट्ठे करो, ठीक है। हमारा कोई बड़ा ही नहीं है मुसलमानों का, सीधी सी बात है। कोई भी मुल्क हमारा के नहीं, हम कभी सऊदीया का बड़ा बनते हैं उसको नहीं मानते, ईरान बड़ा बनता है उसको नहीं मानते। जब हम एक नहीं होते, इसका हल ही यही है कि कोई एक सरबराह बनाए और जो एटमी पावर है हमें सरबराह बनाया जाए, और फिर जो फैसला हो शूरा का फिर उसमें माना जाए, तब फिर हमारी दुनिया में और भी इज्जत होगी। जब दुनिया को पता चल जाएगा 57 मुल्कों का एक लीडर है,
तो फिर इंडिया भी हमारे साथ सीधी बात करेगा, फिर अफगानिस्तान भी हमारे साथ, अमेरिका भी बात करेगा। तो या तो फिर एटम बम को छोड़ दे, खत्म कर दे, या फिर इसकी ताकत का सही इस्तेमाल लें और अपनी मुल्क की इज्जत कराएं। क्यों बेकारियों की तरह लोगों को कह रहे हैं जी हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते रहो, अपने पैसे उठा के हम वही पैसा बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो जब तक हम लोगों को बुला रहे हैं, अपने जो है वो खुद बाहर अपने देखे ना, हमारे नवाज शरीफ को देखे, जरदारी की, जितने भी बड़े सियासतदान है, जितने भी मिल ऑनर है, ये उनकी 2-2 4 मिले और मुल्कों में लगी हुई हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे बड़ी इंडस्ट्री थी एक टाइम तक, बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, वो शिफ्ट हो गई है, अभी किसी और मुल्क में भी चली गई होगी। लिहाजा जब तक हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होंगे, अब पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे। जब हम पाकिस्तानी हम भी अपने मुल्क का नहीं सोचते तो दुनिया को क्या तकलीफ है हमारा सोचे। सबसे पहले हमें खुद सीधा होना चाहिए, हमारी इज्जत होनी चाहिए, ना कि हम जमाने में रुसवा हों। और उसकी वजह सिर्फ आपके या मेरे कहने से नहीं होती, उसकी वजह हमें दुनिया में कहीं ना कहीं नजर आ रही होती है। जैसे आप दुबई में देख लें, सऊदी अरब में देख लें, या किसी और जगह पर देख लें, वो हमेशा पाकिस्तानी को उस तरह नहीं प्रेफर करते जिस तरह दूसरी कंट्रीज को कर रहे होते। तो इसका मतलब ये कि गलतियां फिर हमारी है, हम कुछ ना कुछ देखें। हम हर किसी को गलत नहीं कहते, ठीक है ना। अगर मतलब 100 बंदा है, 100 में से अगर 10 ने भी गलती की तो 100 का 100 नाम बदनाम होगा। देखिए आपके पास अभी आपके पास एक वेपन है, हथियार है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से 10 लोग नहीं डर रहे तो फिर आपकी गलती है ना। फिर आपको वेपन चलानी नहीं आती, फिर आपको एटम बम चलाना नहीं आता, फिर आपके पास ये ताकत ही नहीं है। फिर तो क्या आप एटम बम चलवाना चाह रहे हैं? आपको लगता है कि टेबल भाई बेशक चलाए ना, मगर कम से कम उनको दिखाए तो सही ना भाई। बदमाशी तो करो ना कि हमारे पास एटम बम है, या हमारे साथ सीधे हो जो सारे मुल्क हमारे साथ सीधे हो जाओ, नहीं तो हम चलाएंगे। हम तो वैसे भी मरे हुए हैं, ठीक है, सबको भी खत्म करेंगे। जब हम तो एक दिन की हुकूमत करें, वही हम सनम हम तो डूबे और अगले को भी लेके हम तो सनम डूबे, अगले को भी लेके डूबेंगे। जब वैसे भी हम भूख से मर रहे हैं, अफलास से मर रहे हैं, हमारा कोई परेशान हाल नहीं है, एटम बम होने के बावजूद भी हम लोगों के आगे चंदे मांग रहे हैं। पाकिस्तान यकीन करो इतना अच्छा मुल्क है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चैरिटी होती है, यहाँ पे अल्लाह के नाम के पैसे भी दिए जाते हैं, यहाँ नजर न्याज भी बहुत होता है, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ईदी एम्बुलेंस सर्विस है, ठीक है, चीपा है, बहुत सारी है। पाकिस्तानियों में जोश बहुत है, पाकिस्तानियों में होश बहुत है, मगर पाकिस्तानियों का होश सारा ज़खायर भी है, और ज़खायर भी आप बलूचिस्तान देख ले या बाकी जगह पे देख ले, अगर 61 भी वही निकाले तो वही सर ये ज़खायर ना होते। अब ज़खायर पे बात आ गई, ज़खायर ना होते ना तो आज हमें कोई कर्जा ना देता। ये जो हमारे पास ज़खायर थे इसी वजह से हमें कर्जा दे रहे हैं। अब ज़खायर भी ये जो है उनको मतलब ठेके दे रहे हैं कि भाई आप यहाँ से सोना निकालें, तांबा निकालें और हमें हमारे पैसे दें। अब अगर ये मसला अगर वहाँ के मकामी लोगों को फायदा नहीं दिया गया तो फिर वो मकामी लोग निकालने भी नहीं देंगे, उल्टा पाकिस्तान फंस जाएगा। उल्टा हमें जैसे रिकवर्ड का मसला हुआ, $6 अरब हमारे पास जुर्माना हो रहा था, ठीक है, और हमने उनके नहीं निकालने दिया। जब तक पाकिस्तान के साथ मुखलिस हम सब नहीं होंगे तो ये मसले हल नहीं होंगे। देखिए आपने एक बात की, आपने कहा कि जब तक देखिए, मैं मानता हूं कि अगर किसी जगह से आप कोई चीज निकाल रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान है, तो वहां पे आप डेवलपमेंट जरूर करें, लेकिन जो वहां पे एसेट निकलता है वो तो गवर्नमेंट का ही होता है ना। वो आप किसी भी मुल्क में देख सर कैसे है गवर्नमेंट का होता है, सर आप वो ये तो पॉलिसी आप किसी भी मुल्क में देख लें कि जो भी एसेट निकलता है वो तो रियासत का होता है। नहीं तो रियासत तो फिर हर जगह से निकाल ले। रियासत तो पाकिस्तान की हर धरती में हर जगह पे कुछ ना कुछ है। पाकिस्तान की तो हर जगह पे कुछ ना कुछ जमीन के अंदर है, फिर सारा कुछ रियासत निकालती रहे, खोद दे, सबके मकान गिरा दे, पर रियासत खा ले। ऐसा नहीं होता भाई, बड़ा दिल करना पड़ता है। वहां रियासत को आज 70 साल फाटा वालों ने, अफगानियों ने वहां 70 साल 1600 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो हिफाजत किसने की है? हमारी फोर्स ने नहीं की है, पठानों ने की है ना। आज अगर वहां मदनियात निकली है, अगर बलूचिस्तान में लोगों ने भूख नंग काटी है, फाके काटे हैं, अगर मदनियात निकली है, कम से कम फिर उनको 20% 30% उन लोगों को देना चाहिए। अगर आप नहीं देंगे, आपका तो मुफ्त का ही निकला है ना, आपकी तो मुफ्त की लॉटरी निकली है ना। आपने कौन सा जाके अपने रियासत अपने पास से दे रही है, आप उसको दें, अवाम को दें, ताकि अवाम खुशहाल हो वहां की, और आपको भी निकालने दे, और पाकिस्तान को सारा खुशहाल हो, और पाकिस्तान में रोजगार भी आएगा। यकीन करें, पाकिस्तान की आखिरी जमा पूंजी थी, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। ये गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ वैसे ही 300 साल गोरा यहाँ से सब कुछ लूट के लेके चला गया है। अब ये रह गया है जिसकी वजह IMF देता था। अब ये भी अगर हम लोग उनके हवाले कर देंगे, ये भी हम बेच देंगे, तो फिर कल कर्जा मांगने किस बात पे जाएंगे?
तो लिहाजा उस अवाम को भी हक दें और उनको शामिल करें। कोई बात नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता। आप यही समझना कि जमीन से 10 अरब डॉलर निकले थे, 20 नहीं निकले थे, 25 नहीं निकले थे, हमारे मुल्क से इतने निकले थे। तो अगर बात करेंगे आप लोग भी भाई जी, तो अगर बिल फर्ज आप अभी तो पहले हालात और थे, ठीक है। पाकिस्तान आज 300 साल पहले जो ना फरंगी ने जो हमें लूटा, जो हमारे मंदिरों से भी यहाँ से सोने की मूर्तियां ले गए, जो हमारे खजाने ले गए, फरंगी ले गए ना, तब हमारे पास हथियार नहीं थे, तब हम मजबूर थे, हम लड़ नहीं सकते। अब हर पंजाब में हर घर में असला है, ठीक है। अफगानियों हमारे KPK में इतना असला है, बलूचिस्तान में ऐसा असला है जो आर्मी के पास भी नहीं है। तो क्या अब ये लूटने देंगे आपको? अब नहीं लूटने देंगे कि आप किसी की जमीन में जाएं और फोर्सेस लेके जाएं, वहां से खजाने निकाल लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो क्या समझते हैं जो गल्फ कंट्री जैसे सऊदी अरब है, दुबई है, कतर है, ठीक है ना, उनके हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे होते जा रहे हैं हमारी पाकिस्तान की निस्बत। हालांकि हम उनको इस्लामी मुल्क कहते हैं, लेकिन उनके इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है। हम देखते हैं कभी उनके फॉरेन मिनिस्टर, कभी उनके शहजादे बादशाह जो है ना, वो अक्सर इंडिया में विजिट करते ही रहते हैं पाकिस्तान की निस्बत। आप ऐसा पाकिस्तानी इसमें क्या समझते हैं कि ये हमारी कोई अपनी कोई खामियाँ थी या हिंदुस्तान पावरफुल होता जा रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे उनके विजिट हो? अच्छा सर, इसमें मेरे नज़दीक ना इंडिया आपकी जो अपनी ओपिनियन है वो आपने दी। हाँ, मैं अपना ओपिनियन दूँ। इंडिया इस वक्त दुनिया में 3rd ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वक्त। अच्छा, ठीक है, दुनिया में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी है। चाइना, अमेरिका और उसके बाद इंडिया जो सबसे इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं। अब ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, जितने भी, इनका सिर्फ वाहिद इंटरेस्ट है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट लेके आना अपने मुल्क में, अपने मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना। अच्छा। इन्होंने बाकी हर इंटरेस्ट, आले सऊद ने हर इंटरेस्ट छोड़ दिया है। इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे भाई मर रहे हैं उस जो फ़लस्तीन के अंदर, हमारे भाई मर रहे हैं कश्मीर के अंदर, उन पर आए रोज़ कैसे कैसे हमले हो रहे हैं। पूरे गज़ा को तो उन्होंने वैसे ही जो है ना मिलिया मेट कर दिया है। ये वहाँ अपने बच्चों की, भाइयों की चीखें नहीं सुन रहे। इनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि अमेरिका से हमें कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडिया से हमें कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी। अब पाकिस्तान का जो केस है ना, इसमें पाकिस्तान की जो यहाँ पर हुक्मरान एलीट है ना, उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही ख़त्म कर दी है मांग मांग के। क्योंकि इनका एक ही माइंडसेट होता है, जहाँ पर जाएंगे चाइना जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ इसलिए जाए कि इतना कर्जा मिल जाएगा। आपने एक बात की, सॉरी मैं यहाँ पे बात काट रहा हूँ, आपने एक बात बोली, आपने कहा जी जो सऊदी अरब है उनके तो वैसे ही वो, आपने कहा कि वो बिल्कुल वो खत्म हो जाएगी, वो सिर्फ सोचते कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की होगा, उनको ये नहीं कि मुसलमानों को किधर क्या जुल्म हो रहा है, तो वो उसको नहीं देख रहे। आप क्या समझते हैं? चलें, आपने कहा कि जी हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर ली, तो सर हम तो फिर जो नारे लगा रहे होते हैं, इस तरह का फिर हमारी दुनिया में आवाज़ जा पाएगी जिस तरह फ़लस्तीन के हक़ में? आपको लगता है कि जो पावरफुल मुल्क होते हैं वही किसी ना किसी मुल्क को बचा सकते होते हैं? तो इस तरह तो हम तो इस पर कोई अपना रोल कर अदा कर ऐसे नहीं सुने सकते। इस वक्त पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, उनका सिर्फ एक वाहिद एजेंडा, अच्छा, इमरान खान को कैसे दबाना है, इस मुल्क की जो कौम की आवाज़ है उसको कैसे दबा के रखना है। अच्छा, अब अमेरिका है या फिर यूरोपीय यूनियन है, वो इस बारे में आवाज़ उठाते हैं कि भाई आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है ना, डेमोक्रेसी, उसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। तो उन आवाज़ों से बचने के लिए, उन आवाज़ों का कोई और देने के लिए रिप्लाई, वो क्या करते हैं, वो उन्हीं की हेल्प करने लग जाते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे एक बात की, आपने कहा कि जो मतलब स्टैब्लिशमेंट है वो इंटरफेयर करती है, ठीक है ना। आपने कहा सर मुझे ये बताएं, अगर दुनिया में देखा जाए, वैसे एक मेरा सवाल है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, दुनिया के अंदर देखा जाए जिस मुल्क में जंगें हुई हैं, आप शाम देख ले, इराक देख ले, अभी फ़लस्तीन का हमारे सामने हाल है, तो क्या समझते हैं अगर जिन जिन मुल्कों की फ़ौजें नहीं थी, ठीक है ना, या आर्मियाँ नहीं थी, उन मुल्कों का आज क्या हाल हुआ? आप नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम जो सेफ फिर हैं, चाहे हमारे इस टाइम तो हमारे चारों तरफ ही हमने एनिमी बनाया, जाए आप ईरान को देख लें, मसले मसाइल चलते रहे पहले, ठीक है ना, अफगानिस्तान के साथ तो अभी चल ही रहे हैं, ठीक है ना, इंडिया के साथ भी चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर ये ना होते तो हमारे ऊपर जिस तरह आम से अटैक हो नहीं, सकता मुझे था? बिल्कुल ये नहीं लगता। अच्छा। इस वक्त दुनिया के अंदर जो भी मजबूत मुल्क है ना, आप उनको देखें, हाँ। अमेरिका को देखें, वहाँ पर अमेरिका की फौज इस टाइम बड़ी है, डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की डेमोक्रेसी देखें आप, इंडिया के आर्मी चीफ का इस वक्त मतलब उतना नहीं है कंट्रोल, के सेंटर में आर्मी चीफ साहब खड़े हुए हैं, इधर आपके वज़ीर आज़म साथ में खड़े हुए हैं और वो उनसे ऑर्डर ले रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, वहाँ पर आर्मी चीफ साहब जो हैं वो एक कौम के नौकर हैं, नौकर की तरफ पे काम कर रहे हैं। तो सबको अपने अपने इख्तियारात पे आने की ज़रूरत है। अब आप जो बात कर रहे हैं ना मिस्र की, इनका जो हाल हुआ है, या फ़लस्तीन का जो हाल हुआ है, जो बाकी शाम है ना, उनके अंदर भी मसला ये है कि वहाँ पर मुसलमान पावर जो है ना, इस्लामिक जो जमातें थी वो उठ रही थी, तो मगरब को ये
सोच आई कि अगर ये ज्यादा उठेंगी तो हमारे लिए खतरनाक तो है। इस तरह तो फिर जिस उन्होंने तरह सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट को ही वीक किया है। अच्छा हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये आप यहाँ पे आप सुने ना, हमारी एस्टेब्लिशमेंट वीक होने वाली नहीं है। ये इनके तो- पास स्ट्रेटजी गलत है। मैं सिर्फ स्ट्रेटजी पे तनकीद कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा स्ट्रेटजी गलत है कि ये अपनी जो खामियां है ना, उनको दबाने के लिए दूसरों का फायदा कर रहे हैं, अपने मुल्क को नीचे। अब वही आपने बात कर दी, वो आप मेरी बात ही आपने कर दी। मैं कहने लगा था कि देखें जिस तरह आपने कहा कि दुनिया के अंदर जो मुसलमान कमजोर हुए, चाहे उनकी पॉलिटिशियन थे, ठीक है ना, जैसे हाँ। कमजोर है और वो अटैक हो गए, दूसरे मुल्कों ने अटैक किए, तो इस तरह जो हमारे इस टाइम पॉलिटिशियंस के हालात, इस टाइम जो हमारे अपने गिरेबानों में जाके, तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम एक दूसरे की हम लेग पुलिंग करें, तो अगर हमारी यही हम आर्मी या हमारा सिस्टम इस तरह ना होता तो आज हमें भी कोई ना कोई फिर दबा जाता। पॉलिटिशियन जो है ना, मेरे नजदीक पॉलिटिशियन लॉयल होता है मुल्क के साथ। अच्छा लेकिन गलतियां हर इंसान से होती हैं। इसमें सर आप हैं, मैं हूं, या कोई भी है ना, अगर एज अ ह्यूमन बीइंग देखें तो उससे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां होंगी जो वो सामने नहीं लेके आना चाहता। ठीक है, यहाँ क्या किया जाता है, पॉलिटिशियंस की सिर्फ मिस्टेक्स को, उनसे होने वाली गलतियों को उछाल के उनको बदनाम किया जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने गलती की बात की, गलती एक दफा होती है, 2 दफा होती है, 3 दफा होती है, 76 सालों से कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि हमारा, सर क्यों नहीं मुझे है, बड़े आए हैं। मोहतरमा फातिमा जहां मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन, दबा दिया फातिमा गया। जना साहब ने, हाँ, खान लियाकत अली खान दबा दिया गया, जुल्फकार भुट्टो दबा दिया गया, ये पॉलिटिशियन ही थे ना। तो फिर किसने दबाया इसको? बेनजीर किसने दबाया सर? आपके सामने सारी हिस्ट्री है, आपको क्या हिस्ट्री नहीं पता किसने दबाया? आप जरा हिस्ट्री खोल के देखें ना, फातिमा जना को किसने कत्ल कर, वो उसके ऊपर वो इल्जाम किसने लगवाए थे, किसने कहा था कि ये तो डिफॉल्टर है, ये तो मतलब इसके बिजली के बिल नहीं अदा, किसने खान लियाकत अली खान को यहाँ पर ये मरवाई थी गोली। ठीक है, जरा हिस्ट्री निकालें। जुल्फकार भुट्टो को किसने फांसी दिलवाई थी? आप हिस्ट्री बताएं थोड़ी सी। नहीं, हिस्ट्री आप पढ़ें, हिस्ट्री आप खुलें। ठीक है, मुताला नहीं, पाकिस्तान और हिस्ट्री देखिए नहीं मेरी पढ़नी। बात सुने, हर Actual किसी की history अपनी पढ़ें, ओपिनियन ठीक है? हो आप- सकता मैं है कि जो आपको मैं बता देता सोचता हूँ या जो मैं, सुने जरा, वो एक रिपोर्ट है जुल्फकार भुट्टो की फांसी मैंने, पे। मेरी बात सुने, वो मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि मेरी हिस्ट्री या आपकी हिस्ट्री में हो सकता है फर्क हो, इसलिए मैं आपकी पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा क्या सोच रहे हैं जो आप मतलब इस तरह की बातें करें, आपके दिमाग में कौन सी हिस्ट्री चल रही है? मैं बताता हूँ आपको। मैं बात जुल्फकार भुट्टो की कर रहा था। जुल्फकार भुट्टो के बाद जो है हमारे नवाज शरीफ को इवन दैट ले लें, जिस तरह का भी लीडर है, लेकिन कम अज कम वो मुल्क के लिए कुछ करना, उसके दिल में था कि यार उससे गलतियां हुई होंगी नो डाउट, लेकिन फिर भी वो मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहा था। भाई आप जो पॉलिटिशियन है ना, ये बैठ के जमहूरियत को बहाल कर सकते हैं, कभी भी कोई मिलिट्री डिक्टेटर बैठ के जमहूरियत बहाल नहीं कर सकता मुल्क में। ठीक है, अब जो पॉलिटिशियन जो भी अवेलेबल हैं सारे गंदे हैं, गंदों में कोई भी तो, कोई काना राजा भी तो होगा गंदों में, सारे अंधों में तो काना भी होगा, उसको उठाएं, उसको ऊपर लेके आए। ठीक है ना, जो उसके पास लाया अमल है उसको लेके चलाएं भैया, तब आपकी जमहूरियत स्ट्रांग होगी। हर किसी को अपने इख्तियारात में रहने को बिल्कुल, ये तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। देखे कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, कुछ से मैं एग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि देखे डेमोक्रेसी जिस इस मुल्क में रही है, ठीक है, पावरफुल रही है, उस मुल्क ने तरक्की की है, वो तो हमारे सामने बिल्कुल ऐसी वो तो बिल्कुल है। ऐसे और ही- इस्लाम भी कहते हैं, आप देखें ना, अगर हमारे जैसे हजरत उमर या हजरत उस्मान का वो जो दौर है, तब भी तो इलेक्शन के साथ होता, तब भी तो डेमोक्रेसी रही, तो हमारा इस्लाम था। अलैहिस्सलाम से बड़ा मैं कहता हूँ सिपा सलार है ही नहीं हिस्ट्री में, तब भी लेकिन डेमोक्रेसी थी। दे आर आंसरेबल। उनको वो जुमा का खुतबा के दौरान एक साहबी ने कह दिया कि भाई आपके पास ये 2 चादरें हैं, हालांकि सारों को मालिक गनीमत में तो एक एक चादर मिली है, आपके पास 2 कहाँ से आ गई हैं? उसने कहा कि वहां पर आंसर किया, ये नहीं कि उसने कहा भी चलो भी उठा लो इसको उठा के कर दो, खत्म कर दो, बल्कि उन्होंने आंसर दिया कि इनमें से एक चादर मेरे बेटे अब्दुल्ला की है। ठीक है, आंसरेबल। हम अगर आपको आंसरेबल समझने लग जाएंगे ना, मेरे से अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो उसके 2 तरीके हैं, एक तो ये क्वेश्चन करने वाले को खत्म कर, ठीक है, दूसरा ये है कि भाई मैं उसको फैक्ट के साथ, लॉजिक के आंसर साथ करूं, अगर मेरे में कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक करूं, अगर अगला गलत है तो उसको समझाऊं कि भाई यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लीडर में कोई गलती है ना तो उसको आप ब्लैकमेल ना करें, ठीक है, बल्कि उसको बताएं कि सर यहाँ पर आप गलत हैं। ठीक है, वो सुनेगा। अब जैसे हमारी मिलिट्री में गलती, हमारी मिलिट्री के सिपा सलार में कोई मिस्टेक है तो आप इमरान खान साहब उस पर तनकीद करते हैं, तो बजाय इसके कि वो उस तनकीद को उतना लें कि उसको ख़त्म कर दें, ख़त्म करने पर लग जाएं, पार्टी को क्रश कर दें, बल्कि ये करना चाहिए भाई कि मिस्टेक अगर कुछ है तो उस पर देखें, अगर हो सकता है अगले को गलत फहमी है फिर उसकी गलत फहमी दूर की जाए, राइट है उसका। ठीक है ना, ये नहीं कि ये मुल्क जो है यहाँ पर जानवरों का है, ये सारे गधे हैं, भेड़िए हैं, भेड़ें लगी फिर रही हैं, इनको जितना मर्जी दबा दो, ऐसा ये कब तक चलता रहेगा? और जब तक इन्हीं चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा ना सर, हमारा अपने ये मसाइल ख़त्म नहीं होगा तो बाहर किसने हमारी बात सुननी है? ठीक है, हम अपनी आवाज़ कैसे फ़लस्तीन तक पहुँचाएंगे? सर वी आर द एटमी पावर, ठीक है, वी आर ओनली एटमी पावर इन ऑल वर्ल्ड, मुस्लिम एटमी पावर।
हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना को है, एसेट्स हैं हमारे कि हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ एक जो है ना प्रेस रिलीज करते हैं हमारी आर्मी की तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से कि भाई अब ये जो जुल्म ना ख़त्म किया गया तो फिर हम आएंगे आपके साथ हेड टू हेड। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये आज ही रुक जाएगा। इसराइल को इतनी बड़ी पावर नहीं है, लेकिन वो हम डरे हुए हैं, हम लोगों के काने हैं, काना वाना समझते हैं। वो लोगों से कर्जे इतने ले दिए हैं, उनको अपने जो चीज़ें इतनी दिखा दी हैं कि वो हमें उन्होंने दबा के रखा हुआ है। समझ आ गई ना, तो ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया जी।